अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की जो डेवलपमेंट्स रहीं, वो कुछ इस तरह की थी कि सोहेल अफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जो तकरीर की वो मैं आपको पिछली व्लॉग में बता चुकी हूँ और बड़ा कोई हैपनिंग डे उसके बाद भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा की बोला कि ये एक गैर आइनी इंतखाब है। यहाँ तक कि पंजाब से भी बड़ी आवाज़ें आने लगी हैं। आज़मा बुखारी साहिबा कहती जाली इलेक्शन है, देखेंगे कि जी हाई कोर्ट इसमें क्या करती है। आपको याद दिलाएँ कि 2022 में जब हमज़ा शहबाज साहब का जब ये इलेक्शन था, उसके बाद उस वक़्त के जो गवर्नर थे उमर चीमा साहब, जो आज जेल में बैठे हैं पिछले 2 सवा 2 साल से। उमर चीमा साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया था, हमज़ा शहबाज का ओथ लेने से। और उसके बाद जी नून लीग जो है वो पैनिक में आ गई। नून लीग ने हाई कोर्ट अप्रोच कर लिया। हाई कोर्ट ने फ़ौरन कहा कि जी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो फ़ौरी तौर पे हो ताकि सूबा सफ़र ना करे। और नून लीग उस वक़्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट फ़ौरन भागी थी कि जी फ़ौरी तौर पे इसका ओथ लिया जाए चीफ मिनिस्टर का, ताकि जो है वो मामूल पे चीज़ें लेकर आया जा सके। हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट उस वक़्त के आरिफ अलवी साहब उनको डायरेक्ट किया था। उनके डायरेक्शन के बाद फिर फाइनली हुआ ये था कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली थे, उनको फिर बोला गया था कि ये एडमिनिस्टर करेंगे वो ओथ हमज़ा शहबाज का। लिहाजा आज जो नून लीग है, उस वक़्त की नून लीग का ये वो रोल था और आज की नून लीग कह रही है कि जी रोको, रोको वज़ीर आला को, ये बिल्कुल मुंतखब ना हो सके। मुंतखब तो ख़ैर वो हो गया। फ़ैसला किसका था? इमरान खान का, जेल से बैठ के एक फ़ैसला, एक ऐसा जो नाम जो कि कोई नहीं रोक सका। बहुत यहाँ पर सियासतदानों ने इस मुल्क में बड़ी-बड़ी बेट्स लगा ली थी बज़ाहिर तो। बहुत ही बड़े-बड़े बड़के मारी थी कि जी बड़े दावे किए थे कि मैं माफ़ी माँगूँगा कि वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के अगर तो ये अगर मुंतखब हो गए सोहेल आफरीदी साहब, मुंतखब वो हो भी गए और जो दूसरे साइड के जो एक व्यूज़ रखने वाले वो तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं, दे आर आल्सो ऑफ द व्यू के सोहेल आफरीदी साहब का जो इंतखाब है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है। कोई ऐसा इब्हाम नहीं है इसमें, कोई ऐसा जवाज़ पीछे नहीं बचा कि जिसकी वजह से इसको गैर आइनी कहा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली हमारे शोज़ पे भी थी आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं मीना खान आफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एमपी है। मीना खान अफरीदी साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि जी हमें पता है कि ये किस तरह की अदालतें हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फौरी तौर पे उसने पेशावर हाई कोर्ट अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जी ओथ लेने के हवाले से जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के वो फ़ौरन एक नामज़द करें नुमाइंदा, ताकि अगर गवर्नर साहब जो है इसमें अगर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो 2 रोज़ के बाद जैसे ही गंडापुर साहब से मुलाकात करेंगे, उन्होंने क्योंकि उनका इस्तीफ़ा तो वो वापस कर दिया, लेकिन उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मुल्क के इस वक़्त जो सीनियर तरीन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ऑफ द व्यू कि आर्टिकल 130 इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं देता कि गवर्नर जो है वो होल्ड कर ले इस्तीफ़ा। जैसे ही इस्तीफ़ा आएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन के, ये सीएम का, उसके बाद वो फ़ौरन ही एक इफ़ेक्टिव कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्टेड कंसिडर किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात रह जाती नहीं है कि गवर्नर साहब उस पे एतराज़ लगाते हैं और एतराज़ भी क्या कि जी सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे। तो इस किस्म की हालत। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, ऑपोजिशन ने भी कहा कि जी हम ये पिटिशन में जाएंगे, हम ये चैलेंज करेंगे। ये सो पीटीआई कहती है, मीना खान आफरीदी साहब हमारे मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी 26वीं यानी तरमीम के बाद तो ऑब्वियसली कोर्ट से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रह जाती, लेकिन हम आखिरी बॉल तक हम इसको फाइट करेंगे, हम कम्पीट करेंगे। बहरहाल नज़र आ रहा है कि जी एक स्मूथ ट्रांजिशन तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान है, लाइक आई ऑलवेज से कि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। और जो ऑपोजिशन जो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसको वो गैर आइनी कह दिया और जी फैसला हो रहा है कि एक चैलेंज करने का फैसला। सो इस किस्म के जब मामलात बनते हैं तो नेचुरली, और फिर पीएमएलएन का जो वफ्द है वो जाके मौलाना साहब से भी मुलाकात उसने की। कहा जा रहा है कि जी इतनी जल्दी क्या थी पीटीआई को, मतलब इस मुल्क की रिवायात से बिल्कुल ना वाकिफ होते हुए या ऐसा एक इम्प्रेशन देना इस मुल्क की आवाम को जैसे वो तो कुछ जानते ही नहीं है, रोटी को चूची कहते हैं। उनको नहीं पता कि इस मुल्क में क्या होता है। 1 से 2 दिन में, 2 से 4 दिन में किस-किस तरह की डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, कैसे लोगों को अंडर ड्यूरेस जो है वो अपनी लॉयल्टी स्विच करने पर मजबूर किया जाता है, किस-किस तरह के हथकंडे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो अब जो खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन और साथ-साथ जो सेंटर है, वफाक है,
उनकी तरफ से इम्प्रेशन ये आ रहा है, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी क्या जल्दी थी? एटलीस्ट एक गवर्नर की जानिब से एक्सेप्ट हो लेने देते जो इस्तीफ़ा था गंडापुर साहब का। दूसरा ये कि डी नोटिफ़ाई एक को हो जाने देते, उसके बाद एक नया वज़ीर आला लेकर आया जाता। सो इतनी क्या जल्दी थी? हेस्ट में, उजलत में ये सब कुछ हुआ है। इस और फिर ऑपोज़िशन ने बहरहाल वॉकआउट भी किया था और वॉकआउट परहैप्स ज़ाहिर है क्योंकि इतने बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे कि जी हमारे पास 20-22 एमपीएस जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो हमसे राब्ते में हैं, हमने तोड़ लिए हैं, हम नंबर्स पूरे कर लेंगे और फिर एक मुश्तरका कैंडिडेट जो एक कंसेंसस कैंडिडेट होता है वो भी पहले दावे किए जा रहे थे, उसके लिए मशावरत हो रही थी और ज़ाहिर है मौलाना साहब नहीं माने और मौलाना साहब अगर नहीं माने तो फिर इनके लिए वो एक मुश्तरका कैंडिडेट लाना भी मुश्किल हो गया। उसके बाद जो है वो 3 मज़ीद उम्मीदवार वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा देते हैं और स्पीकर साहब ने जिस तरह आज कहा कि अगर नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराने का मतलब ही ये है कि आप सारी जमातें इस बात से इस पूरे जमहूरी अमल पर इत्तेफाक करते हुए इस पे आप पार्टिसिपेट इसमें कर रहे थे। सो लिहाजा ये सब कुछ हमें नज़र आया। अब जी मामला किस तरफ जाएगा, किस करवट बैठेगा क्योंकि सोहेल आफरीदी की जो तकरीर थी पहली फ्लोर ऑफ द हाउस उसमें तो उन्होंने ऑपरेशन की सख्त मुखालफत कर दी है। इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ को रिइटरेट किया और कहा कि हमारे होते हुए तो ऑपरेशन नहीं होगा। अब पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है उसके हवाले से भी रीविज़िट करने पर उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा मैं सेंटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको रीविज़िट किया जाए और सबको सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर उनको ऑन बोर्ड लेकर इसके कोई सॉल्यूशन निकल ही आएगी। कैसी रिलेशन होगी इट्स येट टू बी सीन क्योंकि एक फ्रिक्शन इस नहज तक है कि जहाँ पर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के हमें लास्ट वीक बावर कराया जा रहा था कि ये बहुत गज़ब होने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो के लिए वो अपने आप को ये पूरा एक सिनेरियो को अपने लिए अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रहे थे कि जी आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो जो यूनिटी थी वो कहते हैं पीटीआई की सीनियर लीडरशिप वो कहते हैं वो यूनिटी हमें पार्टी में नजर ना आती। सो लिहाजा शुक्रिया अदर पीटीआई की लीडरशिप कर रही थी वफाकी वुजरा का वो डीजीआईएसपीआर साहब का कि जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से पीटीआई को आपने एक कर दिया, जो डिविजन्स थी तकसीम दर तकसीम थी वो आपने एक कर दी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आगे अब लेट्स सी कि किस तरह से मामला जो है वो आगे मज़ीद चलेगा क्योंकि 15 तारीख को गंडापुर साहब को बुलाया तो ज़रूर है गवर्नर कुंडी ने और गंडापुर साहब जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी चौथा इस्तीफ़ा अपने सामने रख चुके थे। जब आज उन्होंने तकरीर की तो उसमें भी रिइटरेट किया। सो एक सोशल मीडिया पे भी तीसरा दफ़ा आया था, दूसरा उनका आपको याद है 11 तारीख को आया था और पहला 8 तारीख को आया था। पहला तो उन्होंने एक्नॉलेज ही करने से इनकार कर दिया था गवर्नर साहब ने, लेकिन फिर उनको शायद मौसूल हो गया तो उन्होंने सिग्नेचर्स मैच करने की कोशिश की, जो उन्होंने कहा नहीं, तो वही जवाब बना। पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टेज पे रेलेवेंस है वो तो नेचुरली वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को हम एक ग्लोबल स्टेज पे जब देखते हैं, जहाँ पर मोदी को हम आइसोलेटेड देखते हैं, जब भारत को हम आइसोलेटेड देखते हैं, तो हमारा खून जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि भारत ने यही तमाम हरबे इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और आज को वो उस घड़े में खुद गिरा हुआ है। सो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीब में उन्होंने उनका ज़िक्र किया, उनको बुलाया और पोडियम पे बुला के उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बोला कि जी आके अगर आप बात करना चाहेंगे और फिर सबसे बड़ी बात जो क्योंकि सबसे दुनिया का ताकतवर शख्स यही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कहा कि फील्ड मार्शल की उन्होंने तारीफ़ की कि मेरा पसंदीदा जो फील्ड मार्शल है वो आसिम मुनीर साहब हैं, पसंदीदा इनके और उनको रिगार्ड्स दीजिएगा शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा। और आज इस तकरीब में फील्ड मार्शल साहब का ऑब्वियसली उनकी प्रोमिनेंस नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की क़यादत से कि वो मोतरफ है, पाकिस्तान के रोल के वो मोतरफ है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में की, वाह वाह वाह। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो उनको जरा कहा कि वो इजी हेयर तो तालियां शहबाज शरीफ साहब खुद बजा रहे थे और फिर एकदम से कहते हैं कि मैं हूँ उधर मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने इतनी तारीफ की तो डोनाल्ड ट्रंप हैरान होकर उनको देखने लगा कि ये सब मेरे बारे में कहा जा रहा है। God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. So beautiful. Thank you very much. Wow. Thank you. Thank you very much. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. अच्छा जी,
ऑन द अदर हैंड ये सारा सिनेरियो भी चल रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स में एक ऐसी चीज चल रही जिसने सबको बड़ा परेशान किया। थोड़ी देर को तो हमने देखते देखते एकदम से कहा कि ये चीज चलनी भी है। सारे न्यूज चैनल्स पे उसी वक्त में सबने लाइव कट किया। क्या था वो मंजर? था इजरायली पार्लियामेंट के, जहां से डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे और नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे। सो आप अपने सारे टीवी चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे, स्टेट टेलीविजन पे आज इजरायली प्राइम मिनिस्टर हम दिखा रहे थे। ऑन द अदर हैंड एक साबिक वजीर आजम है इस मुल्क का, जो कि पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर है। उसकी जमात जो है वो इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है इन पाकिस्तान, मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। उस लीडर की आपने तस्वीर, आपने उसकी स्पीच, सब कुछ बैन की हुई है एक लंबे अरसे से। कोई वजह समझ नहीं आती। वजह तो ऑब्वियसली नजर आता है कि वो आउट ऑफ विंडिक्टिवनेस जो है वो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपने उसकी तकरीर पे बैन, उसकी तस्वीर पे बैन, आपने सब कुछ किया हुआ। और जो जिसको आप यहूदी एजेंट कहते थे, लेकिन आज ऐसे ऐसे यहूदी एजेंट्स लग रहा था कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एक यहूदी जो नेतन्याहू को कैसे दिखाया जा रहा था सारे टीवी चैनल्स पे, ये एक ऐसा मंजर था जो कि मेरे ख्याल से वो होता है ना, चीजें बैकफायर करती हैं, आपके मुंह पे आके आपको हिट करती हैं। जो आपका कहा हुआ होता है वो आपके मुंह पे आके आपको लगता है। सो वो सारी चीजें नजर आ रही थी, क्योंकि आपके टीवी चैनल्स पे नेतन्याहू नजर आ रहा था, पीछे इसराइल का झंडा नजर आ रहा था। यहाँ तक कि शमा जुनेजो साहिबा ने भी आगे से आके ट्वीट किया कि मुझे जो है वो यहूदी एक लॉबियस्ट कहा गया, लेकिन जो टॉप चैनल्स हैं, जियो का उन्होंने हवाला दिया, सारे चैनल्स पे हो रहा था कि टॉप चैनल में ये इजराइल का झंडा चल रहा है, नेतन्याहू चल रहा है, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन वाकई में ये सारे लोग फिर पूछ रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये किसकी इजाजत से ये सब कुछ हो रहा है, और क्या अब आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस जो है इसराइल के लिए, क्या अब ये चीज एक न्यू नॉर्मल की तरह कंसिडर की जाएगी, इस पर कोई अचंभे की बात नहीं समझी जाएगी, इस पर कोई हैरत ज़दा होने की बात नहीं समझी जाएगी? जस्ट बिकॉज के फिर आप ये जवाब दें कि अमरीकी सदर क्योंकि खिताब कर रहा है, तो क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को कट नहीं कर सकते थे? तो ये कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि एक तरफ एक साबिक वजीर आजम है जिसको आप यहूदी एजेंट कहते थे, और उस यहूदी एजेंट के लिए आपने पूरा बयानिया बनाने के लिए कोशिश की, बयानिया बनाया गया, उसको उसकी तजलील की गई। लेकिन आज इतने यहूदी एजेंट्स हमें लग रहा था कि पाकिस्तान में शायद बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा चीज जो है करवाने के लिए पूरे सारे डायरेक्टिव्स इशू हुए हैं न्यूज चैनल्स को, और किस तरह से करने दिए। 18 घंटे के लिए मैसेजेस आ गए जी, पीटीसीएल का आ गया, नेटएल का आ गया, दीगर जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी तरफ से मैसेजेस आ गए हैं कि 18 घंटे तक कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है। नहीं समझ आ रही कि ये 18 घंटे तक कौन सी मेंटेनेंस है। नेट में इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनेट स्लो डाउन होगा, यानी कि बिल्कुल तैयार है कि इंटरनेट स्लो डाउन होगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। कौन सी मेंटेनेंस है, आई ट्राई टू फाइंड आउट कल नेटवर्क प्रोवाइडर्स से कि ये क्या है, उनका वर्जन आपके सामने रखूंगी। ऐसे वक्त में कि जब हमें मुल्क में बताया जा रहा हो कि हम 5G सर्विसेज लेकर आ जाएंगे, जो 3G या 4G या 2G है वो भी बंद कर देते हैं, वो भी डाउन कर देते हैं। सो हम 5G की, और फिर हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के कोने कोने में बच्चा जो है वो इंटरनेट यूज कर सके, हम उस चीज को यकीनी बनाएंगे। यही कुछ अरसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस को, टीवी एंकर्स को बुलाया गया था, और आईटी मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करी थी, उन्होंने बुलाई थी, और उसमें बात हुई तो मैंने सवाल किया गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक। मैंने कहा आप 5G सर्विसेज की बात कर रही हैं, आप कहती हैं कि पाकिस्तान के हर हर कोने तक हमारी कोशिश है कि हम इंटरनेट प्रोवाइड करें, हर बच्चा जो है वो इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो, 5G सर्विसेज उसके पास मैसर हो। मैंने कहा पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम ये मंसूबा देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि वो एक गेटवे है। मैंने कहा माई ओरिजिन्स आर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन मसाइल का सामना, इंटरनेट की सर्विसेज जिस तरह की हैं एससीओ के अंडर, और बिल्कुल ही नेट जो है वो नहीं चलने के बराबर होता है। ये कब तक होगा? और ये वो गेटवे है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसने इतना जिस खत्ते ने एक उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, वहाँ पर जिन मसाइल का सामना है वहाँ के नौजवानों को, वहाँ पे जनरेशन जूमर्स जो जेनजी है, वो सब बहुत फेस करते हैं मसाइल। तो उन्होंने आगे से बताया कि जी 8-9 बिलियन रुपए का मुझे आईटी का बजट मिलता है, जिसमें से 7 अरब तो हम जीबी को दे देते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि 7 अरब जीबी को देना मतलब एससीओ के उसमें जा रहा है,
और सर्विसेज का हाल देखें कि आप क्या नजर आ रही हैं। सो मैं इसी नोट पे ये व्लॉग एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।